बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, विच इज़ चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और शॉर्ट क्वेश्चंस की। आज की लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, या जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, और उसके साथ साथ 3 न्यूमेरिकल्स हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है हमसे कि फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करें, जिसमें है टर्म नंबर फर्स्ट या ऑप्शन ए पर रेट ऑफ रिएक्शन, बी रेट कांस्टेंट, सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डी रेट लॉ और रेट इक्वेशन, ई कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जब चैप्टर की स्टार्ट हमने ली थी तो इन सारे टर्म्स की डिस्कशन वहां पर हो गई थी। जस्ट आप लोगों को यहाँ पर आइडिया दिया जाएगा, किताब उठाएं और पेज नंबर फर्स्ट पर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इन टर्म्स को देख लें। वहां पर डिस्कशन में टॉपिक में ये टर्म्स मौजूद हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जैसे इसकी तरफ आप अगर देखें, जिसमें से रिएक्टेंट ए और बी रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ इनकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा। अब डिक्रीज कितना आएगा एक प्रॉपर इंटरवल में। फर्ज कर लें हम कहते हैं कि 1 मिनट में रिएक्टेंट ए का 0.1 मोल खत्म हुआ है, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ दैट रिएक्शन, या इसको हम वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं कि पर यूनिट टाइम का अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा हो रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर, और अगर कम बन रहा हो रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोअर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात थी। अगर इसके साथ अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम लिखें स्टूडेंट्स, जंग रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका रेट जो है इंतहाई स्लो है। बहुत सारा अरसा लगता है किसी आयरन के टुकड़े को जंग में कंप्लीटली कन्वर्ट होने पर। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड FeOH3। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को 2 टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इट इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में इंक्रीज आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम और रिएक्टेंट्स में डिक्रीज आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जहां पर डिक्रीज होगा वहां पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे उसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन टर्म्स हैं, आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद है कि रेट कांस्टेंट, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? ये रिलेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को। जैसे आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज रेट, रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप ए और बी देख सकते हैं। दीज आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर द एक्टिव मासेस। ये वो मासेस हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमें रेट कांस्टेंट डिफाइन करेगा, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टर्म जो है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेट लॉ है। रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, के इज द रेट कांस्टेंट जो रिलेट करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये तो एक्सपोनेंट्स यहां पर अगर आप देख सकते हैं, कोएफिशिएंट ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, दीज आर इन फैक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये नंबर ऑफ मोल जब एक्सपोनेंट्स में चले जाएंगे और उनको जब हम ऐड कर लेंगे तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूजन आ जाती है, नंबर ऑफ मोल 6, 4, 5 उससे ग्रेटर भी हो सकते हैं। उस वक्त अगर हम सपोज एक वैल्यू हम लिखते हैं कि 2 + 3 = 5, फिर तो हमारे पास ये 5th ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो एक्सपोनेंट होगा
1 2 3 हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमारे पास 1 2 3 की वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो 1 उस वक्त होगी स्टूडेंट जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे और उसके साथ रेट डबल हो, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, तो फिर पावर 1 आएगा। अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट 4 टाइम इंक्रीज हो तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और कंसंट्रेशन डबल करने से अगर 6 टाइम इंक्रीज आए तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर जो भी हो, लेकिन उनके एक्सपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी टर्म जो है दैट इज सेकंड लास्ट टर्म जो है दैट इज रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन। स्टूडेंट्स दिस इज रेट लॉ आपके सामने है, जो कि एक्सप्लेनेशन देगा हमें किस चीज के लिहाज से, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन से, कि हाउ स्पीड ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस तकरीबन ये सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और सबसे आखिर में बताया गया है कि डिफाइन करें व्हाट इज कैटलिस्ट। ये तो स्कूल लेवल की पर आपने सीखा था कि कैटलिस्ट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जैसे स्टार्ट में कैटलिस्ट ने हिस्सा लिया था, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी वैसा होगा। इट मींस कि ये रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करें, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलिजन कर लेते हैं, कोलिजन से वो हायर स्टेट में चले जाते हैं, हायर स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए स्टूडेंट। अब अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, एंड दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे किताब में बुक में इंट्रोडक्शन में ये बात की गई है कि अगर हम कैंडल को ऑक्सीजन के साथ इनफिनिट टाइम के लिए, लामहदूद टाइम के लिए अगर हम उसको कांटेक्ट में लेकर आए तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ऑक्सीजन भी मौजूद है, कैंडल भी मौजूद है, आग क्यों नहीं जलती? इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि उन दोनों रिएक्टेंट्स के पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कन्वर्शन के लिए इनटू द प्रोडक्ट्स। तो वो एनर्जी हम जब माचिस की तीली जलाते हैं तो वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रोल ये है कि इट विल कन्वर्ट द प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, जस्ट आइडिया आपको दिया जा रहा है। बाकी लेक्चर आपने सुना होगा, किताब में ये टॉपिक स्टडी किया होगा, तो इंशाल्लाह आपको ये टर्म्स जो होंगे ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद स्टूडेंट्स, और इसी के साथ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हाउस होल्ड गैस कहा गया है कि सुई गैस की बात हो रही है कि अगर हम सुई गैस को किसी कंटेनर में ऑक्सीजन के साथ लामहदूद टाइम के लिए रखते हैं, रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होगा? वो तो आपस में कोलिजन कर जाते हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी उनमें नहीं होगी। जैसे हम तीली जलाते हैं, आग जलना शुरू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एनर्जी डायग्राम बनाएं रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें हमने शो करना है उस रिएक्शन को जो कि कैटलाइज्ड है और उस रिएक्शन को जो कि अनकैटलाइज्ड है। मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हम किसी जनरल रिएक्शन की डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे किस चीज में? प्रोडक्ट में। अब ये हमारे पास वो एनर्जी प्रोफाइल है, डायग्राम है, जिसमें वाई एक्सिस पर एनर्जी को हमने शो किया है और नॉर्मली एक्स एक्सिस पर टाइम, वो टाइम इंटरवल शो होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखें स्टूडेंट्स, हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा। अब यहां पर इस एरो का मतलब ये है कि यहां से, क्योंकि रिएक्टेंट्स यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये जब रिएक्शन करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन थ्योरी के मुताबिक इनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। एक लिमिट इस तरह आ जाएगा कि ये इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पर, जहां पर इसको हम कहते हैं कि ये वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर है, रुकावट है। अगर इन रिएक्टेंट्स के पास ये एनर्जी ना हो तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस हाईएस्ट पॉइंट को जहां पर इनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो पॉइंट है। तो रिएक्टेंट्स, सपोज हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स
प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए तो फिर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से। सपोज हमारे पास हाउस होल्ड गैस है CH4 मीथेन गैस और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक स्टेट पर पहुंचेंगे। उस स्टेट पर इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये है कि कोई अमीर आदमी होगा तब वो अपने लिए गाड़ी खरीद सकता है, गरीब तो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, वो पैसे नहीं है। तो यहाँ पर जो पैसे हैं अगर इन रिएक्टेंट्स के पास हो तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब ये नीचे वाला लाइन अगर आप चेक करें, ये वाली लाइन, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बैरियर जो है वो जो रुकावट है वो कम है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैटलिस्ट का क्या काम है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगी। चैप्टर में डिटेल है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जब एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक सीखेंगे तो उसके साथ साथ इस डायग्राम की भी वजाहत हो जाएगी आपको। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? आइए बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में रिलेशन डिफाइन करें कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है गैस फेज में या लिक्विड फेज में, अगर रिएक्टेंट्स सेम फेज में हो होमोजीनियस, अगर डिफरेंट फेजेस में हो हेटेरोजीनियस। हम गैसेस की बात करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी सबसे फर्स्ट कंडीशन उनके लिए है कि दे मस्ट कोलाइड। कोलिजन हो गई, उसके बाद हम कहते हैं कि दे मस्ट हैव एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी आ गई। थर्ड कंडीशन ये है कि दे मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अब अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोलिजन थ्योरी से थोड़ा बहुत मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है? अगर हम किसी गैस के लिए 1 मोल एसटीपी पर कंसिडर कर लें और दूसरी केस में हम 2 मोल्स कंसिडर करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जब 2 मोल्स होंगे तो 2 क्रॉस 10 पावर 23, 2 क्रॉस 6.23 क्रॉस 10 पावर 23, मतलब 2 मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स रश में होंगे, तादाद ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, ज्यादा चांसेस होंगे कि मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी गेन करे, और ज्यादा चांसेस ये होंगे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त ज्यादा होगा जब हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अगर हम लेस कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट्स यूज करेंगे तो फिर रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लेसर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपकी किताब में इस टॉपिक से जो एग्जाम्पल दिया गया है हमें, अगर हम किसी लकड़ी को जलाएंगे, वुड के किसी टुकड़े को जलाएंगे, अगर हम उसको प्योर ऑक्सीजन में जलाते हैं, प्योर ऑक्सीजन मींस 100% ऑक्सीजन, ठीक है, और एयर में आपको पता है इट डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी 20% ऑक्सीजन है। अब अगर हम 100% ऑक्सीजन में लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है या जो रेट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 100% प्योरिटी में मौजूद है, और अगर हम एयर में उसको जलाएंगे तो उस वक्त फिर हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लोअर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलिजन थ्योरी के बारे में बताएं कि व्हाट इज कोलिजन थ्योरी, और इसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी हर एक कोलिजन जो है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए। पॉइंट नंबर 1 ये था स्टूडेंट्स कि देयर मस्ट बी अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कोलिजन लाजमी है। कोलिजन हो गया स्टूडेंट्स। कोलिजन के बाद जो सेकंड पॉइंट है
दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इन मॉलिक्यूल्स के पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसलिए कोलिजन तो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के, कोलिजन तो होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं कि कोलिजन हो गई, एनर्जी भी आ गई, लेकिन थर्ड जो है वो हम कहते हैं कि देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओरिएंटेशन, अब अगर ओरिएंटेशन नहीं है उनमें प्रॉपरली, दे आर नॉट ओरिएंटेड, तो पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन थर्ड कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो स्टूडेंट्स कार्बन का कोलिजन चाहिए ऑक्सीजन के साथ फॉर द कन्वर्शन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अगर कार्बन कोलिजन कर जाता है, प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, कार्बन कोलिजन कर जाता है नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन और नाइट्रोजन का तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा स्टूडेंट्स, तो फिर कोलिजन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर इस ढक्कन को मैंने इस मार्कर पे कवर करना है मार्कर को, अब अगर मैं ऐसे लेके आऊंगा स्टूडेंट्स तो ये तो कवर नहीं होगा, प्रॉपरली ओरिएंटेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कोलिजन लाजमी है इस केस में। तो ये जो क्वेश्चन में जो डिस्कशन की गई, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कोलिजन थ्योरी में कंप्लीट डिटेल मौजूद है, मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमें कहा गया है कि पार्ट ए और बी में कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी प्रोफाइल पे शो करें, उसमें रिएक्टेंट्स की पोजीशन को, प्रोडक्ट्स की पोजीशन को, एक्टिवेशन एनर्जी को, और जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी डिफरेंस है उनको मेंशन करें। स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज फॉर अ रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। You know that is exothermic reaction is the one in which energy is released. Endothermic reaction is the one in which energy is absorbed. जैसे exothermic reaction का डेली लाइफ से जो एग्जाम्पल है, जो हम घरों में ऑब्जर्व करते हैं, सुई गैस, किचन में जब सुई गैस जलती है स्टूडेंट्स, तो सर्दियों में हम सुई गैस को अपने रूम्स को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी रिलीज जब हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, किस वक्त? जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वो रिएक्शंस जहां पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो, जहां पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो प्रोडक्ट से, वहां पर सिस्टम ठंडा होगा, फिर वो माहौल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर एक्सोथर्मिक हो, जहां पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट्स की एनर्जी से, तो वहां पर जो एक्सेस एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है, जिसको हम डेल्टा ई से या डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी इन दिस केस डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिलीज होगी टू द एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पोजीशन की बात थी, पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हिच they are at higher energy, position of the products which are at lower position, मतलब उनकी एनर्जी कम है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी गेन करनी चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट और जो स्टार्ट ये रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उनमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस होगा। वो एनर्जी, सपोज हम कहते हैं कि 10 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी रिएक्शन के लिए, अब ये एनर्जी अगर उनके पास ना हो तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, और ये फिर ओवरऑल हमारे पास ए बी रिएक्टेंट्स और सी डी प्रोडक्ट्स की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी हमें मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ हीट। नॉर्मली हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट लोअर एनर्जी, पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट हायर एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, और फिर यहां पर ई ए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड नंबर 3 पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स,
न्यूमेरिकल पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल रिएक्शन है जिसमें x रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये रिएक्शन जो है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को डिस्कस किया जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मैं जनरली एक एग्जांपल से वजाहत करूंगा कि अगर हमारे पास 1 मोल रिएक्टेंट हो तो उसके हिसाब से रेट जो होगा वो 2 टाइम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम 1 से कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम होगा। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ये मतलब है। और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो 6 टाइम इंक्रीज आएगा उसमें। तो यहां पर ये पूछा गया है कि अगर हम x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करें, 3 टाइम, तो फिर y का रेट क्या होगा फॉर द फॉर्मेशन। तो सिंपल स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि 2 टाइम इंक्रीज आएगा, 3 3s आर 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 9 होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि स्टूडेंट्स रिएक्शन है जनरल जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.008 मोल्स पर सेकेंड। रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है 0.002। हमसे पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें। इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए जिसमें हम इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पावर 1। फर्स्ट का ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे इसलिए पावर 1 लिखा गया है। अब स्टूडेंट्स रेट की जगह 0.008 की वैल्यू आई है, के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके साथ मल्टीप्लाइड है रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन दैट इज 0.002। ठीक है स्टूडेंट्स, वी नीड के दोनों साइड्स को आप 0.002 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जब 0.008 की वैल्यू 0.002 पे डिवाइड होगी तो आंसर उसका क्या आएगा, 4 आएगा। एंड दिस इज योर आंसर। और आखिरी क्वेश्चन जो है दैट इज डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, उसकी डीकंपोजिशन की बात की गई है कि डीकंपोजिशन रेट ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज 4.2 क्रॉस 10 पावर -7 मोल्स पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने मोल्स पर सेकंड में डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। अब हमसे पूछा गया है कि NO2 का फॉर्मेशन रेट कैलकुलेट करें और रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन को जरा गौर से आप ऑब्जर्व करें तो 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हमें 4 मोल्स ऑफ NO2 दे रहा है। 2 मोल्स से 4 मोल्स स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि अगर हम इस रेशो को सिंप्लीफाई करें 1:2, अब आपके पास 4.2 क्रॉस 10 पावर -7 है, इतना डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है और ये उसका 2 टाइम आ रहा है। तो हमने वैल्यू को 1:2 के हिसाब से जब आप इसको 4.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.1 क्रॉस 10 पावर -7, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। और इसी तरह फिर हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से ऑक्सीजन की जब फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स दिस इज ओनली O2 नॉट 5O2। अच्छा, तो अब इसमें आप देखें कि 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हमें 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है। 2 मोल्स 1 मोल्स। अब यहां पर अगर आप देखते हैं ये 2 मोल्स है स्टूडेंट्स, यहां पर 1 मोल। अब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 8.4 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस 10 पावर -7 विच इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्कशन की और उसके साथ हमने न्यूमेरिकल्स जो कि टेक्निकल थे, आसान थे लेकिन टेक्निकल थे, ये आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया, ट्राई टू कैलकुलेट दीज क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।